हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का में। तो आज की क्लास भी हमारी होने वाली है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास कंप्यूटर की। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मॉक टेस्ट 5 होने वाला है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन कंप्यूटर नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर 2 data link layer device that filter and forward frame based on MAC addresses। तो कंप्यूटर नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेयर 2 डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस है जो कि मैक पतों के आधार पर फ्रेम को फिल्टर और फॉरवर्ड करता है? तो वो कौन सा होता है? वो हो जाता है आपका स्विच। स्विच है जो कि आपका क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, स्विच क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि आपके डेटा लिंक लेयर में आता है और लेयर 2 में आता है। ओएसआई मॉडल की जो लेयर होती है, लेयर 2 में ये आपका जाता है स्विच। ठीक है, ये क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, ओएसआई की जो दूसरी मॉडल होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, उस पर ये काम करता है स्विच। ठीक है, बात करें कि ये जो मैक पतों के आधार पर फ्रेम को फिल्टर और फॉरवर्ड करता है, जो एमएसी है। ठीक है, मैक पतों पर एमएसी, ये क्या है आपका, क्या है कि जो एमएसी है उसके आधार पर ये क्या है, डेटा फ्रेम को सही डिवाइसेस तक पहुंचाने का काम करती है। तो मैक क्या है आपका, मीडिया असेस कंट्रोल। क्या है, मीडिया असेस कंट्रोल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मीडिया असेस कंट्रोल एड्रेस होता है, एड्रेस होता है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैक की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है बहुत बार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो स्विच होता है ये अपने मैक यानी कि मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, एड्रेस टेबल के सभी जुड़े हुए जो डिवाइसेस होते हैं उनके मैक एड्रेस को क्या करता है, कलेक्ट करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, ये जो हब होता है ये हब की तरह नहीं होता है जो स्विच होता है। ठीक है, तो ये क्या, जो स्विच होता है वो हब की तरह क्या करता है कि सभी पे डेटा नहीं भेजता है। ठीक है ना, सभी पोर्ट पे क्या है, डेटा नहीं भेजता है, वो सिर्फ डेस्टिनेशन पोर्ट पर ही क्या है, डेटा को भेजता है। क्लियर है ना, स्विच जो होता है सिर्फ डेस्टिनेशन पोर्ट पे ही डेटा को भेजता है। तो इससे क्या होता है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होता है, और जो आपकी जो कॉलिजन है वो भी कम होंगे, और तो उससे क्या होगी कि जो नेटवर्क की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो ये आता है ये किसके अंडर आता है, ये आपके आ जाता है ओएसआई के अंदर। ठीक है, ओएसआई मॉडल के अंदर आ जाता है ये डेटा लिंक लेयर। तो ओएसआई मॉडल में क्या है कि 7 लेयर में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बात करें कि जो ओएसआई की फुल फॉर्म है ये पूछ ली जाती है। ठीक है, ओएसआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शंस। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, क्या है, ये रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, एक ये रेफरेंस मॉडल है और जिसको आईएसओ के द्वारा विकसित किया गया था। आईएसओ जो होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जिसको क्या का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो बहुत सारी कंपनीज के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं और जो कंप्यूटर के बीच में क्या कराना, कम्युनिकेशन कराना, यानी कि कम्युनिकेशन कराना स्टैंडर्डाइज तरीके से, तो वो होता है आपका ओएसआई। क्लियर है। अब ओएसआई क्या है, 3 वर्ड से मिलके बना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसकी बात करें, जो ये 7 लेयर है, ठीक है, तो इनको 7 लेयर में जो डिवाइड किया गया है, तो वो 7 लेयर कौन सी होती हैं, तो ठीक है, वो 7 लेयर कौन सी होती हैं। पहला आ जाता है आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जो कि आपका अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, और वही आपका सेकंड लेयर होती है। फिर आ जाता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर।
फिर आ जाता है आपका सेशन लेयर, ठीक है। सेशन के बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब फिर आ जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, जो कि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 लेयरों से आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन 7 लेयरों को याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं, मैंने आपको ये कल भी कराया था, ठीक है। ओएसआई का जो ये मैंने आपको 7 लेयर है, ये मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि यूजर्स को नेटवर्क जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराना, ठीक है। वो आ जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है। जैसे कि आपका एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। क्लियर। अब बात करें जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, उसमें क्या होता है, डेटा को इंक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है, फॉर्मेट करती है जो। बात करें जो सेशन लेयर में होता है, सेशन लेयर में क्या होता है कि जो दो डिवाइसेस के बीच में क्या होता है, सेशन को इंगेज करना, क्रिएट करना, मैनेज करना, ठीक है, वो आपका आ जाता है सेशन लेयर में। बात करें कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। रिलायबल डेटा एंट्री होती है, इसमें एरर चेकिंग होती है ट्रांसपोर्ट में, क्लियर है ना। तो इसमें क्या होती है, एरर की चेकिंग होती है। अब जो नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि जो नेटवर्क लेयर में आ जाता है रूटिंग या और लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि आईपी एड्रेस का ये क्या करते हैं, इन पे काम करती है, ठीक है, काम करती है। बात करें जो डेटा लिंक लेयर होता है, जो अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा लिंक लेयर में कि जो मैक एड्रेस के आधार पर क्या है, डेटा फ्रेम भेजती है, ठीक है, और एरर को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। बात करें फिर फिजिकल लेयर में क्या होता है, इसमें केबल्स, हब, स्विच, बिट्स को क्या है, एक फिजिकल मीडियम पे क्या है, ट्रांसमिट करती है, क्लियर, ट्रांसमिट करती है। तो ये होता है आपका ओएसआई मॉडल, इसको एक बार जरूर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो which memory management technique allow the executions of processes that are larger than the completely available physical memory RAM, ठीक है। कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक उस प्रोसेस को निष्पादित करने की अनुमति देती है जो कि पूरी तरह से उपलब्ध भौतिक मेमोरी यानी कि रैम से बड़ी होती है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो रैम से बड़ी होती है, ठीक है। तो जो रैम से बड़ी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है। कौन सी, वर्चुअल मेमोरी होती है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है, ठीक है, एक ऐसी तकनीक होती है जो कि रैम से बड़े प्रोग्राम को भी चलाने की क्या है, सुविधा देती है, ठीक है। रैम से बड़े प्रोग्राम को भी चलाने की वर्चुअल मेमोरी होती है जो कि सुविधा देती है, ठीक है। इस इसमें क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क का एक भाग होता है, वर्चुअल रैम की तरह ही उपयोग किया जाता है, क्लियर है ना। आवश्यक डेटा रहता है जो कि रैम में रहता है, और जो बाकी डेटा क्या होता है, डिस्क पर ही कलेक्ट होता है, ठीक है, डिस्क पर ही रहता है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मॉडर्न प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, in modern processor technology, what is the core benefit of hyper threading और साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग SMT। तो आधुनिक प्रोसेसर तकनीक में हाइपर थ्रेडिंग या साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग SMT का मुख्य लाभ क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अलाउइंग a signal physical CPU core to act as two logical cores to execute multiple thread at once। एक भौतिक CPU कोर को दो लॉजिकल कोर के रूप में कार्य करने की अनुमति देना, ताकि एक साथ क्या है, कई थ्रेड्स चलाए जा सके, ये होता है आपका, ठीक है ना। बात करें कि जो हाइपर थ्रेडिंग है वो इंटेल के द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना, इंटेल के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल कोर होता है वो दो लॉजिकल कोर की तरह क्या है, काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या कर सकता है, एक साथ दो थ्रेड को प्रोसेस कर सकता है। इससे मल्टी टास्किंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का जो एक क्या होता है, बेहतर प्रदर्शन होता है, ठीक है।
क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि इन द IPv6 तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन द IPv6 एड्रेसिंग स्कीम व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ IP एड्रेस इन बिट्स एंड हाउ इट रिप्रेजेंटेड। IPv6 एड्रेसिंग स्कीम में एक IP पते की कुल लंबाई कितने बिट्स होती है और इसे कैसे दर्शाया जा सकता है। तो IP6 में कितनी होती है, IPv6 में 128 होती है, ठीक है, और जो आपकी 32 होती है ये आपकी IPv4 में होती है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 128 बिट्स होते हैं, ठीक है, एड्रेसिंग होती है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो जो IPv6 एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है, 128 बिट होती है, ठीक है। इसे क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। क्लियर है? तो इसमें कुल कितने होते हैं, 8 ब्लॉक्स होते हैं, कितने, 8 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। 8 ब्लॉक्स होते हैं, इसमें हर किसी ब्लॉक्स में क्या है कि 4 हेक्सा डिजिट्स होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, हर ब्लॉक में 4 हेक्स डिजिट्स होती हैं। तो IPv6 और IPv4 की तुलना में क्या है, ये बहुत फास्ट है। किसकी तुलना में, IPv4 की तुलना में ये क्या है, बहुत फास्ट है, बहुत अधिक एड्रेसिंग क्या है ये उपलब्ध कराता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईमेल सिक्योरिटी protocol adds a digital signature to the header of an email, allowing the receiving server to verify that the email was actually sent by the claimed domain owner। तो कौन सा ईमेल सुरक्षा प्रोटोकॉल ईमेल के हेडर में एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ता है जिससे प्राप्त करने वाला सर्वर एक सत्यापित कर सकता है कि ईमेल वास्तव में उसी डोमेन स्वामी द्वारा भेजा गया है। तो वो कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा, वो होता है आपका डोमेन कीज आइडेंटिफाई मेल। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो DKIM है ये क्या करता है कि ईमेल की सुरक्षा के लिए इसको उपयोग किया जाता है, ईमेल की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ईमेल की सिक्योरिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। क्लियर है ना? ऑथेंटिकेशन वाला ये प्रोटोकॉल है। इसमें जो ईमेल हेडर होता है उसमें ईमेल हेडर में डिजिटल सिग्नेचर जोड़ा जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो जो रेसिपिएंट्स होता है, प्राप्त करने वाला होता है, मेल सर्वर सिग्नेचर को क्या करता है, फिर वेरीफाई करता है। इससे क्या है कि ईमेल स्पूफिंग और जो फेक ईमेल्स को क्या है रोकने में सहायता मिलती है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन मोबाइल कम्युनिकेशन व्हाट इज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज इन 5G नेटवर्क्स टू डिलीवर अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड हाइपर फास्ट स्पीड यूजिंग फ्रीक्वेंसी अबव 24 GHz, ठीक है, गीगाहर्ट्ज। तो मोबाइल संचार में 24 GHz से अधिक की आवृत्तियों का उपयोग करके अल्ट्रा लो लेटेंसी और हाइपर फास्ट स्पीड देने के लिए 5G नेटवर्क में मुख्य तकनीक कौन सी है। तो वो कौन सी है, मिलीमीटर वेव, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका MM वेव, मिलीमीटर वेव होता है, ठीक है। तो जो MM वेव यानी कि मिलीमीटर वेव में क्या है कि जो 5G नेटवर्क्स में क्या है 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक की जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसका उपयोग किया जाता है। कितनी, 24 से लेके 100 तक, ठीक है। 24 से लेके 100 गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो होती है ये क्या है, जो होती है आपकी अल्ट्रा फास्ट स्पीड और अल्ट्रा लो लेटेंसी क्या करती है,
ठीक है। तो ये क्या करती है, अल्ट्रा फास्ट स्पीड और अल्ट्रा लो लेटेंसी क्या है, प्रदान करती है। तो जो इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि बड़ी मात्रा में क्या है, डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है। तो इसीलिए क्या है, इसका स्मॉल सेल का यूज किया जाता है इसमें। किसका, स्मॉल सेल का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉल सेल की इसमें आवश्यकता होती है। इसका उपयोग है जो स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमियस या व्हीकल्स, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एमएस वर्ड विच फीचर्स शुड यू यूज टू अप्लाई यूनिफॉर्म हेडिंग स्टाइल, कलर्स एंड लेआउट रूल्स अक्रॉस अ वेरी लॉन्ग मल्टी चैप्टर थीसिस डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में एक बहुत लंबे बहु अध्याय वाले थीसिस दस्तावेज में समान हेडिंग स्टाइल और रंग और लेआउट नियम लागू करने के लिए आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। तो वो किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए, वो किसका करना चाहिए, वो करना चाहिए स्टाइल गैलरी का। ठीक है, स्टाइल गैलरी क्या है, एक ऐसी सुविधा होती है जो पूरे डॉक्यूमेंट को एक समान फॉर्मेटिंग लागू करती है। ठीक है, एक जैसा क्या है स्टाइल, ये क्या करती है, एक जैसा फॉर्मेटिंग करती है, ऐसे याद रखना है। ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे कि हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया, इन सभी को क्या है, एक समान डिजाइन की जाती है। ये एक तरीके से ही क्या है, ये डिजाइन की जाती है। अगर इसमें क्या होता है, स्टाइल में बदलाव किया जाए तो पूरे ही डॉक्यूमेंट में क्या है कि ये खुद ही लागू हो जाता है। तो ये होता है आपका स्टाइल गैलरी। क्लियर है ना। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, थेसिस में, रिपोर्ट में, ठीक है, रिसर्च पेपर में, इन सब का, जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एमएस वर्ड इफ यू वांट टू सम वैल्यूज इन स्पेसिफिक रेंज बेस्ड ऑन मल्टीपल डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया, सेल्फ 5000 एंड रीजन क्या है, नोट। तो विच फंक्शन मस्ट यू यूज। तो एमएस एक्सेल में यदि आप कई अलग अलग मानदंडों के आधार पर एक विशिष्ट श्रेणी में मानों को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो ये मानों को है आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि सेल्स ये हो गया, फिर रिलीजन नॉट हो गया, तो आपको किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है सम इफ एस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस जो सम इफ एस होता है, इसमें क्या होते हैं, जो काफी सारे मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मानों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एंड हो गया, ठीक है, एंड जैसे और हो गया, कंडीशन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इन पे कार्य करता है ये। ठीक है, वर्क करता है। तो क्लियर है। इसमें क्या होता है कि जो बड़े डेटाबेस होते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, उनमें इसका ज्यादा यूज किया जाता है। बात करें कि पहले के टाइम में क्या था, ये 2007 के बाद से ये आने लगा है। ठीक है, ये जो संस्करण हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये आने लगे हैं 2007 के बाद से। अब बात करें कि जो ये सम इफ है, ठीक है, सम इफ क्या है, ये एक ही शर्त पर लागू होता है। ठीक है ना, एक ही जो शर्त के आधार पर क्या है, इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए नहीं होता है। और जो डी सम होता है, ये आपके जो डी सम होता है, ये क्या होता है कि डेटाबेस टेबल पर ही ये क्या है, बेस्ड होता है। ठीक है, डेटाबेस टेबल पर। बात करें कि जो सम प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, जो एरेज होती हैं, ठीक है, एरेज, इनकी गणना के लिए इसको उपयोग किया जाता है, एरे सम प्रोडक्ट का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ए स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस लाइक न्यू प्रिंटर और स्कैनर। तो उस सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर स्कैनर के बीच के इंटरफेयर यानी कि कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है। तो वो कौन सा होता है आपका, डिवाइस ड्राइवर। ये कल भी क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ठीक है, तो आज ये ऑप्शन में दे रखा है, कल इसमें क्वेश्चन था, ये ऑप्शन में था। तो ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका, डिवाइस ड्राइवर होता है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का काम करता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए, ठीक है। तो ये सभी जो क्या है ड्राइवर की आवश्यकता होती है इन्हीं सभी की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सही ड्राइवर के बिना क्या है हार्डवेयर काम ही नहीं कर सकता, ठीक से काम ही नहीं कर सकता, तो वो होता है। क्लियर है ना? तो ये आंसर हो जाएगा आपका डिवाइस ड्राइवर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन डिजिटल पेमेंट्स विच क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इज यूज्ड बाय ऐप लाइक गूगल पे और एप्पल पे टू रिप्लेस सेंसिटिव क्रेडिट कार्ड नंबर्स विद अ सिक्योर एंड यूनिक अल्टरनेट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल भुगतान में लेन देन के दौरान संवेदनशील क्रेडिट कार्ड नंबरों को एक सुरक्षित अद्वितीय वैकल्पिक, ठीक है, अद्वितीय विकल्प पहचानकर्ता से बदलने के लिए गूगल पे या ऐप पे जैसे ऐप्स द्वारा किस क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? टोकेनाइजेशन का, ठीक है। तो जो टोकेनाइजेशन होता है वो वास्तविक कार्ड नंबर के स्थान पर क्या करता है, यूनिक डिजिटल टोकन का प्रयोग करता है, यूनिक डिजिटल टोकन बनाया जाता है, ठीक है। लेन देन के दौरान क्या है जो कार्ड नंबर होता है वो व्यापारी मर्चेंट को ही दिखाई देता है। क्लियर है? वो होता है आपका टोकेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो पेमेंट होती है वो ज्यादा सुरक्षित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द साइबर अटैक वेयर एन अटैक्स फ्लड्स अ टारगेट सर्वर विद मिलियंस ऑफ फेक वेब रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम बॉटनेट्स टू क्रैश इट। उस साइबर हमले का विशिष्ट नाम क्या है जहां पर हमलावर लक्ष्य सर्वर को क्रैश करने के लिए एक कई संक्रमित कंप्यूटर सिस्टम बोटनेट से लाखों नकली वेब अनुरोध भेजता है। तो जो लाखों नकली जो वैध अनुरोध भेजता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है आपका DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, DDoS में क्या होता है, ये एक साइबर हमला होता है, ठीक है। एक साइबर हमला होता है जिसमें क्या होता है कि जो लाखों नकली वैध अनुरोध क्या है भेजा जाता है, ठीक है। लाखों हजारों जो संक्रमित कंप्यूटर होते हैं उनको बोला जाता है बोटनेट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि किसी भी सर्वर को क्या है नकली अनुरोध भेजते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका बोटनेट। तो जब जो ज्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है सर्वर पे तो वो क्या करता है कि सर्विस देना बंद कर देता है, ठीक है। तो जो बोटनेट होता है वो काफी जो संक्रमित कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उनका समूह होता है, उसी को बोलते हैं हम बोटनेट। जैसे क्या है हैकर दूर से ही नियंत्रित करता है, क्या करता है हैकर दूर से ही उसको नियंत्रित करता है, वो होता है आपका DDoS। और जो फिशिंग अटैक होता है वो क्या होता है धोखाधड़ी से, ठीक है, मेल वगैरह भेजना, वो होता है आपका फिशिंग अटैक, ठीक है, जो धोखे से डेटा को चुराता है। बात करें SQL इंजेक्शन की, तो SQL इंजेक्शन में क्या होता है, जिसमें डेटा क्वेरी में क्या होता है कि वो SQL कोड डाला जाता है, वो होता है आपका SQL इंजेक्शन। और रेजमवेयर क्या होता है, जो फिरौती की मांग करता है, ठीक है, क्लियर है, जो पैसे की डिमांड करता है। फिर उसके बाद आता है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विथ व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट अलाउ अ मॉडल टू बिल्ड ऑन अ टॉप of a previously well trained large model for a specific task instead of learning from scratch। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो किसी मॉडल को बिल्कुल शुरुआत से सीखने के बजाय किसी विशिष्ट कार्य के लिए पहले से ही प्रशिक्षित बड़े मॉडल के आधार पर सीखने की अनुमति देता है। तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका ट्रांसफर लर्निंग। क्या होता है, ट्रांसफर लर्निंग होता है, ठीक है। ये क्या है, एक AI फॉर लर्निंग होता है। ये क्या है, प्री ट्रेंड होता है, AI मॉडल के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि नए कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ये ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मॉडल को दोबारा से, ठीक है, दोबारा से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है ना? तो ये होता है आपका ट्रांसफर ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, समय, लागत और जो कंप्यूटर रिसोर्सेज की क्या होती है, बचत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच मशीन लर्निंग algorithm work by creating a collection or ensemble of multiple decision trees during training and outputting the mode average prediction। तो कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ट्रेनिंग के दौरान किसी कई डिसीजन ट्री का एक संग्रह असेंबल बनाकर परिणाम के रूप में औसत भविष्यवाणी देकर काम करता है। तो वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? रैंडम फॉरेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? रैंडम फॉरेस्ट होता है। रैंडम फॉरेस्ट एक असेंबल मशीन लर्निंग, ठीक है, असेंबल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ये। ठीक है ना, जो रैंडम फॉरेस्ट होता है ये क्या ही डिसीजन ट्रीज बनाकर क्या है परिणामों को मिलाकर अंतिम प्रेडिक्शन देता है। ठीक है, क्या करता है? कई डिसीजन ट्रीज को बनाकर उनके परिणामों को मिलाकर क्या करता है? अंतिम लास्ट प्रेडिक्शन देता है। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में क्या है? जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें मेजॉरिटी वोटिंग मोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो वो होता है आपका रिग्रेशन होता है उसमें एवरेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो परिणाम के रूप में औसत भविष्यवाणी देकर ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, जो कि इंटरनेट के माध्यम से क्या है इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है एक दूसरे डिवाइस की तरफ। ठीक है, तो विच ओपन सोर्सेस लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन अ पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट लो नेटवर्क बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर आधारित कौन सा ओपन सोर्स लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल कम नेटवर्क बैंडविड्थ आवश्यकताओं के कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोगी किया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। MQTT फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो होता है आपका पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर बेस्ड होता है, मतलब काम करता है। ठीक है, किसमें? पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल पर ये क्या है काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो पब्लिशर होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं या सब्सक्राइबर होते हैं, वो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि कम बैंडविड्थ और कम पावर कंजम्पशन वाले IoT के लिए ये काफी यूजफुल है, उपयुक्त है। ठीक है ना, तो इसका जो यूज है वो स्मार्ट होम में या फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योर infrastructure built by governments to host all कोर बैकएंड डेटाबेस सर्वर्स एंड वेबसाइट। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत सभी मुख्य बैकएंड डेटाबेस सर्वर और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए आधुनिक सुरक्षित बुनियादी ढांचे का जो आधिकारिक नाम क्या है? तो उसका जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? तो क्या है? स्टेट डेटा सेंटर। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। अब स्टेट डेटा सेंटर क्या है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की एक प्रमुख परियोजना है। ये क्या है कि जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की ये क्या है एक मुख्य परियोजना होती है। इसमें क्या होता है कि जो सारी जो सरकारी विभागों यानी कि सर्वर्स, डेटाबेस, एप्लीकेशंस और वेबसाइट को क्या है सुरक्षित रूप से होस्ट करती है ये। ठीक है ना, सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाता है। जो SDC है ये क्या करता है कि जो राज्य सरकारों को सेंट्रलाइज्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये प्रदान कराता है। ठीक है, प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। क्लियर है ना? चलिए, तो आज भी हमने करे हैं आपके ये 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे हम 15 क्वेश्चन की क्लास करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।